जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस तारा के हमारे ब्रांच और झारखंड धाम के ब्रांच में। और हमारे इस ऑनलाइन ब्रांच में तो बहुत ही ज्यादा स्वागत है, क्योंकि हम आपको अभी फिलहाल ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो जो भी बच्चे पहला से लेके 9वां तक पढ़ते हैं, उनका एक मकसद सबसे पहला होता है 10वां पास करना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि फिलहाल अभी 10वां का वीडियो ले आए। उसके बाद जो बच्चे 9th का मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर 9th में इस टॉपिक से कंफ्यूजन हो रहा है, उसको क्लियर करते जाइए, तो हम क्लियर करते जाएंगे। तो आज हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का ये तीसरा भाग है, और इस तीसरे भाग में हम जानेंगे क्या कि पहले तो हमने जाना कि यूरोप में माप तौल की पद्धति को अपनाया गया, मुद्रा को एक किया गया, और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इसके अलावा और क्या क्या यूरोप में कठिनाइयां आई, क्या क्या समस्याएं आई। इस पे चर्चा करते हुए आगे इस टॉपिक को हम चलेंगे लेके। आज फिर आगे चलते हैं कि संस्कृति और राष्ट्रीय भावना। अब इसमें से एक शब्द क्या है, रोमानीवाद। तो रोमानीवाद क्या है कि तर्क वितर्क करने से अच्छा है कि उसको धरातल पर उतारा जाए, और भावना और अंतर्ज्ञान, इन रहस्यमय भावनाओं पर जोर दिया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लोक संस्कृति। तो हम लोग भी लोक संस्कृति को ज्यादा ध्यान देते हैं। आज हम लोग इस दुनिया में आ गए कि रेडियो को नहीं देखते, लेकिन जब हम आज से चर्चा करेंगे 2014 की, 15 की, 16 की, तो एक विविध भारती में 2 बजे के करीब में लोकगीत दिया करता था, जहां पे आपको अपनी संस्कृति और खींचता चला जाता था, आपको मन लग जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भाषा पर विशेष जोर दिया गया और लोक संस्कृति पर जोर दिया गया। एक जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हार्डर है ना, योहान गॉटफ्रीड हार्डर, इन्होंने क्या बोला कि सच्चे जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित है। भैया एक व्यक्ति या एक राजा या एक नेता अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ में उसकी प्रजा नहीं है या फिर लोग नहीं है, तब तक वह आगे कुछ नहीं कर सकता। जैसे क्या बोला कि तो लोगों को जागृत कैसे करेंगे हम, तो लोक गीतों और कविता के माध्यम से, इसी के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा सकता है। और यही एक रवैया भी होता है। बोला भाषा का महत्व, तो भाषा का महत्व केवल यही नहीं, भाषा का महत्व हर जगह पे रहा है। बोला पोलैंड में जब रूसी ताकतों को, है ना, पोलैंड में रूसी कब्जे के दौरान वहां पे निजी भाषा का प्रयोग किया गया। वो भाषा का नाम क्या था, पोलैंड, पोलिश भाषा। तो पोलिश भाषा का, निजी भाषा का प्रयोग किया गया जब रूस के कब्जे में पोलैंड था। तो उस समय रूसी लोगों को, अगर हम इंग्लिश बोलते या रूस की भाषा बोलते तो रूस पकड़ लेता कि हम चाहते क्या है, हमारा मन क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम एक निजी भाषा में बात करेंगे तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा। आप लोग क्रिकेट देखते हैं या अन्य चैनलों को देखते हैं जहाँ पे भारतीय होते हैं, अन्य देशों के भी लोग होते हैं, तो भारतीय लोग क्या बोलते हैं विदेश के लोग नहीं बुझ पाते हैं, और विदेशी लोग क्या बोलते हैं वो हम नहीं बुझ पाते। तो उसी प्रकार से अगर रूस ने पोलैंड पर अगर कब्जा किया था तो वहां पे निजी भाषा का जो प्रयोग था, पोलिश भाषा था, उस भाषा के माध्यम से, है ना, उपयोग कर प्रतिरोध के हथियार के रूप में प्रयोग किया। मतलब जो पोलैंड के निवासी थे उन्होंने लोकल भाषा का उपयोग किया और उसके माध्यम से रूसी ताकतों को समाप्त किया। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक चर्चा होता है, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। ये भी एक समस्या आया यूरोप में राष्ट्रवाद में। तो ये एक समस्या केवल लोग पुरानी परंपराओं को मानने वाला या रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला ही समस्या नहीं था, इसमें और भी समस्या था। पर 1830 के दशक में ना यूरोप में एक आर्थिक महामंदी का दौर आ चुका था। जो सबसे बड़ा इसका कारण होता है वो होता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि केवल यूरोप में नहीं, किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि होगी तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक ऑटो ले लीजिए जहां पे जिसकी क्षमता 10 लोगों की है, और एक और ऑटो लीजिए जिसमें 10 क्षमता है और बैठ गए हैं 30 को, तो खींचने की क्षमता ज्यादा किसकी होगी, 10 या 30 की। तो हम स्वाभाविक से कहेंगे कि 10 लोगों को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस देश, जो आपका क्षेत्रफल है, जिस प्रकार का आपका अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार का आपका कृषि है, उस आधार पर जनसंख्या अगर रही तो समानता बनी रहेगी। मतलब बोल सकते हैं कि पैरेलल रहेगा। और अगर उसके विपरीत होने लगे
तो वहां पे आर्थिक महामंदी का दौर आ जाएगा। अगर इस उदाहरण को आप अगर नहीं समझ पाए तो दूसरा कोई उदाहरण ले सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति ए है और दूसरा कोई व्यक्ति बी है। ए को बच्चे 2 ही अच्छे हैं और बी को कई सारे संतान होते हैं, जिनमें से मान लेते कि इसका 2 है, इसका 4 है। तो क्या करेगा कोई? अब इसका भी मानते कि जब समानता की बात आएगी तो इसकी भी आमदनी, एक की आमदनी मान लेते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ इसका इनकम है और इसका जो 10 के है ना, और इसका भी इनकम जो है वो है 10 के। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों एक समान विकास करेगा या दोनों एक समान की जिंदगी जी पाएगा? जी नहीं, ये अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा, भोजन सब कुछ दे पाएगा, परंतु ये अपने इसी आमदनी के माध्यम से सभी बच्चों के हिस्से की हर चीज की कटौती करेगा, या वो शिक्षा हो जाए या वो घर की व्यवस्था हो जाए, जो भी होगा, या भोजन होगा, उन सभी चीजों में कटौती करेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या कि केवल जनसंख्या जो है बहुत बड़ा फैक्टर रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी देश में कि किस प्रकार की आपकी जनसंख्या है। अगर आपके यहाँ की जनसंख्या अगर युवा है तो आप वहां के ताकतवर बन सकते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्ध है तो आपके लिए बोझ बन सकता है। एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में कि आश्रित जनसंख्या और एक जनसंख्या होती है क्या, कार्यशील जनसंख्या। तो जहां पे अगर आप 15 से 60 साल के बीच में है तो आप कार्यशील जनसंख्या में आते हैं 59 के बीच में, और 60 से ऊपर आते हैं तो आ जाते हैं आश्रित जनसंख्या, और 1 साल से 15 साल के बीच में भी आप आश्रित संख्या में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो जनसंख्या जरूरी नहीं है कि आपके लिए पॉजिटिव रोल निभाए। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, आपको बहुत सारा तर्क होता है हमको समझाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया का एक सबसे बड़ा कि रील की दुनिया में आपको आधा घंटा 1 घंटा कोई समय नहीं देगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बोला क्या कि 1830 के दशक में यूरोप में भारी आर्थिक महामंदी का समय था। इसका सबसे बड़ा जो कारण था जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की स्थिति बिगाड़ दी। तो भैया स्वाभाविक है, जनसंख्या गोली बढ़ा दीजिएगा तो रोजगार बहुत ज्यादा थोड़ी मिलेगा। एक व्यक्ति को रोज, एक बच्चा जो होता है 15 से 20 साल पढ़ने के बाद उसको रोजगार चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठ गया तो 60 साल तक बैठा है तो उसको हटाने के लिए पहले आपको जनसंख्या कम रखना होगा, तभी तो उसको मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए जनसंख्या के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी ने यहाँ पे स्थिति को बिगाड़ दिया। और 1848 का विद्रोह, तो 1848 के विद्रोह में क्या हो रहा है कि भोजन की कमी और बेरोजगारी के कारण, तो भैया भोजन की कमी और बेरोजगारी का कारण क्या सबसे बड़ा कारण है? तो बोले क्या सबसे बड़ा जो कारण जनसंख्या है। बेरोजगारी की बात कर ले या भूखमरी की बात कर ले, और इसके कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतारे, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित करना पड़ा। अगला टॉपिक क्या है? बुनकरों का विद्रोह। 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के प्रति विद्रोह कर दिया। अब ठेकेदार भी बेचारा क्या करेगा, विद्रोह कर देने पर बुरा क्या ठेकेदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया, और इसके चलते यहाँ पे सिलेसिया के लोगों का भी विद्रोह जो था वो इस प्रकार से मान सकते हैं कि सफल रहा। अगला जो हेडिंग हमारा है, तीसरा जो हेडिंग है वो है उदारवादियों की क्रांति। तो उदारवादी हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा तो ढीला रखना पड़ेगा, टाइट रहिएगा तो ठीक बात नहीं, कंफर्टेबल रखना होगा किसी भी चीज को। बड़ा मध्यम वर्ग के लोगों ने संविधानवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग की कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो राजतंत्र को नापसंद करके वो लोकतंत्र की ओर जाना चाह रहे थे, और वो अपने लिए किसकी मांग कर रहे थे? संविधान की और राष्ट्रीय भावना अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण की। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक करना, जोड़ना, है ना। आगे देखिए क्या हो रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद और जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक संविधान तैयार किया, लेकिन इसे राजा और सेना के विरोध के कारण सफल नहीं हो पाया। अब आप किसी चीज के संविधान को बनाइएगा तो राजा पहले से शक्तिशाली बना हुआ है, तो शक्तिशाली राजा को हटाने के लिए आपको बहुत बल लगाना पड़ेगा। सेना भी किसके पास है? राजा के पास है। तो जब राजा और सेना विद्रोह कर देगा तो आपके द्वारा बनाया गया संविधान आपके घर धर्म रह जाता है। जब तक आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो बात रखने का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से संविधान तो बना दिया, लेकिन क्या हुआ कि राजा और सेना के विरोध के कारण यह असफल रह गया, सफलता नहीं मिल सकी इसको। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि महिलाओं की भूमिका। देखिएगा महिलाओं की भूमिका या तो भारत में राष्ट्रवाद हो जाए या यूरोप में राष्ट्रवाद हो जाए, बहुत ही अहम भूमिका रही है महिलाओं की, क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाओं के लिए। लेकिन क्या हुआ कि महिलाओं ने बहुत बढ़िया भागीदारी निभाया, महिलाओं ने सब कुछ कर दिया, लेकिन महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला।
बहुत लंबे समय के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। और आगे चलिएगा कि बोले कि यहाँ पे महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन राजनीतिक अधिकार और मताधिकार से वंचित रखा गया। आप भले ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद में महिलाओं ने योगदान दिया, यूरोप के राष्ट्रवाद की भावनाओं को, यूरोप को आजाद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को उसका अधिकार नहीं मिल सका। आज केवल यूरोप की बात नहीं करते, अब के समय में जो यूरोप अपने आप को एक शक्तिशाली बना पाया, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। वर्तमान समय की बात करें, उस समय की बात नहीं कर रहे। आगे क्या बोल रहा है कि अगला जो टॉपिक है क्या बोल रहा है, जर्मनी का निर्माण, है ना। बोला बिस्मार्क की भूमिका कौन है, तो प्रशा का जो राजा है ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने अपनी नौकरशाही और सेना की मदद से एकीकरण का नेतृत्व किया। तो एकीकरण का मतलब जोड़ने का काम किया। बोला युद्ध और विजय, बोला कि लगातार 7 युद्धों के बाद, लगातार 7 वर्षों में 3 युद्धों के बाद, कौन कौन सा युद्ध, ऑस्ट्रिया का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध और फ्रांस का युद्ध के बाद प्रशा की जीत हुई। और 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। और मुख्य नोट क्या बोला है कि 1848 की विफलताओं के बावजूद रूढ़िवादी शासकों ने महसूस किया कि रियायतें दिए बिना, रियायतें मतलब जब तक आप छूट नहीं देंगे, जब तक आप थोड़ा सा दया नहीं दिखाएंगे, तब तक क्रांति को नहीं रोका जा सकता है। अगर लोगों का कुछ डिमांड है, लोगों की कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी इच्छा है, तो उनकी इच्छाओं पर खरा उतरना होगा। बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ तो उतरना होगा, और उसके माध्यम से यूरोप में भूदास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया, है ना। बंधुआ मजदूरी बोले तो गिरमिटिया मजदूर, है ना। क्वेश्चन बनता है। तो आगे जब हम चलेंगे क्या, आपका एक चैप्टर है 10th क्लास में, जहां पे हम पढ़ेंगे गिरमिटिया मजदूर के बारे में या मधुआ मजदूर के बारे में। अब इस टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में लेके चलेंगे। अब इसमें अगर किसी प्रकार का समस्या है, अगर कोई चीज छोटी मोटी चीज समझ में नहीं आती हो, तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बखूबी समझाएंगे। क्योंकि बहुत ही न्यूनतम समय होता है दोस्तों कि आपको हम यहाँ पे पूरा डिटेलिंग कर सके, बहुत ही कम समय होता है, उसमें भी हम आपको समझाने का प्रयास तो करते हैं। अब देखिए इसमें आपको कितना समझ में आता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हम अपने आप में सुधार ला रहे हैं। आइए देखिएगा कि हमारे नई ब्रांच में, हमारे नई बैचेस को प्रारंभ कर दिया गया है। और जो नई बैच 11th और 12th का जो बैच है, उसको 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, झारखंड धाम में भी और तारा में भी। अब ये कब टाइमिंग होगा, बस आपको वीडियो में जुड़े रहना है, जिसके माध्यम से हम आपको आगाह कर सकेंगे और सूचना दे सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद।